हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, टॉपिक चल रहा है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो हमने कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। GOC 1 ख़त्म हो चुकी है। GOC 2 जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस भी कराए थे जिससे कि आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्लियर हो जाए। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ था। इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एक ही वीडियो लेक्चर था, लेकिन मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का एक लेक्चर आ चुका है। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है इसका। 2 लेक्चर्स में ये ख़त्म हो पाएगा। तो जिन्होंने मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का पहला लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये वाला लेक्चर। वो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे। तो उस वाले लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाइए, या फिर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे भी आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या पढ़ा था मैं आपको याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हैं। तो लिखाई थी 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम कब कॉन्जुगेटेड होता है, कब उसको कॉन्जुगेटेड कहते हैं, ये सब सिखा दिया गया था आपको। उसके बाद आपको मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट या रेजोनेंस इफ़ेक्ट बता दिया गया था क्या होता है। मीज़ोमेरिज्म या रेजोनेंस क्या होता है ये भी बताया गया था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के रूल्स लिखाए गए थे, और फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। आज हम बात करेंगे, शुरुआत जो करेंगे लेक्चर की वो होगी टाइप्स ऑफ मीज़ोमेरिक ग्रुप्स। बेटा जी, जैसे इंडक्टिव ग्रुप्स 2 टाइप के होते हैं, वैसे ही मीज़ोमेरिक ग्रुप्स भी 2 टाइप के होते हैं। वहां पे एक +I होते थे और एक -I। यहां पर भी एक होते हैं +M, या इन्हीं को हम कहते हैं +R ग्रुप्स। इंडक्टिव की तरह ही हैं, +M या +R ग्रुप्स में लिखिएगा द ग्रुप्स विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर +M और +R ग्रुप्स। देखो, जो जो आपके यूज में आएंगे वो हम लिखाते हैं। एक तो O नेगेटिव होगा यहाँ पे। बड़ा ये कंफ्यूजन का मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे +I +M हैं और -I भी +M हैं। हम आपको कंपेयर करके बताएंगे। O- जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी वो बता रहे हैं, NH2 है। NH2 के बाद OH ले लीजिए, OH के बाद OR, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। OR के बाद NHCOR, ये अमाइड होता है, ठीक है। फिर आएगा यहां पर, आप ले सकते हैं OC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है। एस्टर के बाद +M में लिया जा सकता है, एल्काइल ग्रुप को लिया जा सकता है। पहले तो आप ये ले लें C6H5, फिनाइल ग्रुप है, फिर एल्काइल ग्रुप है, और फिर ये आते हैं हेलोजेंस। और अगर हेलोजेंस में बात करें, एमंग हेलोजेंस, तो जो +M स्ट्रेंथ है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है, साइज छोटा होने की वजह से, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। ये बेटा जी +M ग्रुप्स होते हैं। तब हम बात करेंगे -M या -R ग्रुप्स। देखो, -M या -R में आप लिखेंगे द ग्रुप्स विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर -M और -R ग्रुप्स। यहां पे NO2 को लेंगे, CN होगा, SO3H होगा, फिर जो ग्रुप्स आते हैं उसमें एल्डिहाइड है,
कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और भी कुछ ग्रुप्स आएंगे जो कि एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे। जैसे ये नाइट्रोजन की तरफ से है, इसी को अगर हम इस वाले कार्बन की तरफ से कर दें तो ये -I बन जाएगा। चलिए खैर वो तो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा ये जो हमारा एक मुद्दा रहता है कि जैसे हम आपको बताते हैं, कुछ हमने आपको ग्रुप्स लिखाए थे जो +I थे। देखो +I में हमने आपको O लिखाया था, O नेगेटिव, फिर O नेगेटिव के बाद हमने लिया था COO नेगेटिव, फिर लिया था R। यही मेन थे। ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन को छोड़ो, चलो ले लो, ये फिलहाल -I, ये मीजोमेरिक में होते नहीं है। देखो बेटा, ये ग्रुप जो है O नेगेटिव, ये +M होता है, इसको नहीं इंक्लूड करते हैं। ये जो ग्रुप होता है ये भी +M होता है। अच्छा, अगर हम बात करें -I की, तो -I में हमने आपको जो ग्रुप्स लिखाए थे ये +I हो गए और ये हो गए -I। -I में NO2 आता था, NO2 के बाद CN था, SO3H था, SO3H के बाद फिर यहां पर जो ग्रुप्स आते थे वो CHO था, फिर कीटोन था, C+O। इसके बाद जो ग्रुप्स हमने लिए थे मेनली वो -I में OH था, OR था, OR के बाद आता था NH2, ये सब ग्रुप्स आते थे। NH2 ग्रुप था, या इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ इससे पहले यहाँ पर आया करते थे हेलोजन्स थे, फिर ये CHO था। तो एक चीज ध्यान देना, CHO हो गया, सॉरी COOH, थोड़ा सा यहाँ पे सही करके लिखते हैं। यहाँ पे था COOH और फिर ये थे हेलोजन्स, ऐसे करके। तो ये जो शुरुआत वाले ग्रुप थे ये सब, ये -I थे, -M भी होते हैं, ये भी -M होता है, ये भी -M होता है, लेकिन ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये +M होते हैं। OH कहां चला गया? बेटा जी यहां पे ये हमने लिया COOH को, ये लिया हेलोजन्स को ले लिया, हेलोजन्स ही आते हैं सारे, फिर ये आएगा OH, इस तरीके से। ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं +M होते हैं, लोन पेयर। तो ये हम कैसे पता लगाएं? देखो यहां तो दिक्कत नहीं है, ये भैया +I हैं और +M भी हैं, ठीक है। +I +M में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है कि -I होता है और +M होता है। तो इस चीज को हम कैसे याद रखें? पहले आप ध्यान दें, किसी भी ग्रुप को +I या -I होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। इसको बंद करते हैं, अभी समझेंगे। ये कार्बन चेन है, इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है, जो डायरेक्टली अटैच एटम है, हम क्या करते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाएंगे। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो ये ग्रुप ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, -I। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो NH2, OR, OH, हेलोजन, ये सारे ग्रुप्स कैसे होते हैं, -I होते हैं। अब आप समझोगे कि ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, भाई ये ऑक्सीजन नहीं है, O नेगेटिव है, और चार्ज अगर नेगेटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस ग्रुप की, O नेगेटिव की, वो कार्बन से बहुत कम होती है, और ये बहुत अच्छा +I ग्रुप होता है। चार्ज यहां पे दिखाते हैं, यहां से थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। तो बेटा ऐसा कोई ग्रुप या एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है वो -I होगा। तो ये -I है NH2, OR, OH, हेलोजन। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लेते हैं। साथ में ये +M है। +M ग्रुप तभी हो सकता है जब उसके पास अनशेयर्ड पेयर हो देने के लिए। जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर दे देता है। यहां पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ही हुआ अनशेयर्ड पेयर है। यहां पे एल्काइल ग्रुप के पास आपको अनशेयर्ड पेयर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन से यहां पर आ जाता है एक अनशेयर्ड पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वाला, वो दे देता है, इसलिए ये +M होता है। इसका अलग ही केस है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। अच्छा, ये सब जो ये सारे ग्रुप्स जो आपको -I दिख रहे हैं और +M क्यों है? क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर होता है,
माइनस आई में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो कौन से होते हैं, वो अनशेयर्ड होते हैं। ये भी प्लस एम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से याद रखना कि अगर हमें माइनस आई देखना है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, अगर कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई हो जाएगा, और आपको देखना है कि प्लस एम है या माइनस एम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखी जाती है, अनशेयर्ड पेयर अगर है देने के लिए तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, वो ग्रुप प्लस एम हो जाएगा, भले ही वो माइनस आई हो। ठीक है, तो प्लस एम वाले कौन से, सॉरी प्लस आई वाले कौन से प्लस एम है बता दिया, और कुछ माइनस आई वाले भी ग्रुप्स कैसे हैं, बहुत अच्छे प्लस एम हैं। देखो आप O नेगेटिव, NH2, OH, ये सब। अब आपको थोड़ा सा हम ये एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं कि कैसे ये अपना प्लस एम इफेक्ट और ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। भाई प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके लिए अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए, और माइनस एम का मतलब क्या हुआ, वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन उसको ले लेंगे। तो कैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, जैसे ये बेंजीन रिंग है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है OH। तो OH ग्रुप माइनस आई है क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये लोन पेयर यहां की तरफ चला जाएगा। दैट्स वाई ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये प्लस एम का एग्जाम्पल है, ये प्लस एम हो गया। ऐसे ही आप NH2 ले सकते हो, OR ले सकते हो, लोन पेयर होता है, O नेगेटिव ले सकते हो, वहां भी अनशेयर्ड पेयर होता है। तो इस तरीके से ये प्लस एम ग्रुप्स होते हैं। माइनस एम में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे अगर यहां पर हम बात करें, ये ग्रुप है CH2, तो CH2 में आप चेक करोगे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन ने और 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसका ऑक्टेट अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या होगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, इसलिए ये वाला जो ग्रुप होगा वो किसकी तरह काम करेगा, माइनस एम की तरह काम करेगा। लेकिन हम साथ में अगर कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे हमने आपको लिखाया है कि CHO ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O और ये H, ये माइनस एम लिखाया हमने आपको। माइनस एम कैसे हो गया भाई, कार्बन के बॉन्ड्स अगर देखें 1, 2, 3 और एक 4 के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेता है। एक्चुअली कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं। जब ये इधर जाएंगे तो O पे नेगेटिव और C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और फिर ये क्या होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा जा करके वो इस तरीके से होगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां होगा, ये डबल बॉन्ड C हो जाएगा और इस O पे नेगेटिव आएगा और ये H। उसके बाद बेटा जी क्या होगा, ये ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे जाएगा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, इस तरीके से ये रन करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि CHO ग्रुप जो है वो किस तरीके से माइनस एम की तरह काम करता है। बिल्कुल इसी की तरह कीटोन भी आएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ R होगा। ऐसे ही एस्टर ग्रुप आएगा, वो भी काम करेगा किसकी तरह, माइनस एम। NO2 ग्रुप है, जैसे आप NO2 को देख लो, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से डबल, अब यहां ये N है, डबल बॉन्ड O है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और ये ऐसे करके इस तरीके से जाएंगे। तो बिल्कुल ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, O पे नेगेटिव आएगा और यहां पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर हम CN की बात करें, CN बहुत अच्छा, ये माइनस एम हो गया ग्रुप, कैसा हो गया बेटा, माइनस एम। ये ग्रुप भी कैसा हो गया, ये भी हो गया माइनस एम। इस तरीके से अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो यहां भी ये ऐसे और ये ऐसे, तो इस तरीके से नाइट्रोजन पे नेगेटिव पहुंच जाएगा, यहां पर कैसा पहुंच जाएगा, पॉजिटिव। तो ये माइनस एम ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया
पॉजिटिव चार्ज देखा आपने यहां पर कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ग्रुप कैसा होगा, -m होगा। पॉजिटिव चार्ज से -m नहीं होता है। ऑर्बिटल अगर खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तब होगा। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसके पास नहीं था, बट यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से हो गया। ऐसे ही एक ग्रुप होता है, इसको बिल्कुल अलग से देखिएगा। एक ग्रुप हमने यहां पर अटैच कराया NH3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज देख के एक बार फीलिंग आती है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देख के ये फीलिंग आती है कि ये ग्रुप -m होगा, लेकिन ये ग्रुप -m होता नहीं है। देखो हम दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन अटैच है, H और ये H। भाई पॉजिटिव अब देखो जरा चेक करो, इसने नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3 4। इसका ऑक्टेट कैसा है, पूरा है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन देंगे तो जब डबल बॉन्ड होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, ऑक्टेट यहां भी पूरा था, बट यहां से इधर की तरफ शिफ्ट कर दिए गए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए। तो ये ग्रुप आपको बता दें, ये जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप हमने लिया है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है, NH3, ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप तो हो ही गया ऑटोमेटिकली क्योंकि यहां बॉन्ड लगा हुआ है। इस ग्रुप के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये ग्रुप NO2 से भी अच्छा -I होता है। पहली बात, वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, -I। तो +I होने का तो मतलब ही नहीं होता। नो +m क्यों नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज नो -m ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑप्शन आता है तो ये केवल -I माना जाएगा, ये -m के अंदर नहीं आएगा। ऐसे हम आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं। अगर यहां पर ऐसा कोई ग्रुप अटैच करा दिया हमने BH2, अनकॉमन है थोड़ा, आपका सुना हुआ नहीं है। जो BH2 ग्रुप है वो -m ग्रुप है। क्यों? क्योंकि बोरॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं इसके द्वारा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये ग्रुप काम करेगा -m की तरह। तो ये हमने ग्रुप्स की बात की, कौन से ग्रुप्स +m और -m होते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर हम केवल लिख लें ये वाले ग्रुप +m हैं, ये वाले ग्रुप -m हैं, और उनको अप्लाई करके ना दिखाएं किस तरीके से ये +m इफेक्ट शो करते हैं या -m इफेक्ट शो करते हैं, तो ये सब कुछ अधूरा रह जाता है। जो पढ़ा हुआ है, जो उसको आप बिल्कुल फील नहीं कर सकते, और जिसको आप फील नहीं कर पाएंगे उसे आप लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर सकते, उसे समझ नहीं सकते। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और इसे आप रिटेन भी कर लेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। बिना प्रैक्टिस तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लें। इसके बाद देखो हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ लिए, ये एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। फिर क्या होता है, एक कंपाउंड के जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कोई नहीं होता है उनमें से, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को नहीं समझाया जा सकता। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको पेपर पे बनाया ही नहीं जा सकता। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, एक काम करते हैं, इसको जरा पहले रब करते हैं, फिर आपको हम पूरा समझाते हैं टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेटा जो हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। समझिएगा, एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई भी एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, जो कि उन सभी स्ट्रक्चर्स का बीच का होगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड।
उसे हम पेपर पे बना ही नहीं सकते, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं जा सकता। अच्छा, एनर्जी को जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, 4-5 स्ट्रक्चर जो भी बनाए गए कंपाउंड की, सबकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। उसके जरिए हम उनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर की कितनी एनर्जी है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है। एक्चुअल में जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो एक्चुअल कंपाउंड होता है, उसकी एनर्जी सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स से कम होती है, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। तो 4 स्ट्रक्चर आपने बनाए, 1, 2, 3, 4, इन चारों की एनर्जी मान लेते हैं अलग अलग है। नंबर 2 वाला जो है उसकी एनर्जी इन 4 में कम है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा। और उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक्चुअल, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और जो एक्चुअल है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी एक होता है टॉपिक, लोगों को क्लियर नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट्स, होता क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, कंपाउंड की एनर्जी क्या है। कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होगी, स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपके सामने 4-5 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो आप स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हो कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आपने हेडिंग डाली है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा आप लिख लो, बहुत क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। लिखोगे आप, when all the properties of a compound cannot be explained by single structures, कॉमा लगा के, more than one possible structures are drawn called canonical structures और resonance structures, full stop के बाद। Actual structure of compound is hybrid of all canonical structures called as resonance hybrid which cannot be drawn on paper, right? फुल स्टॉप के बाद एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्यू मेथड्स। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, दैट इज resonance hybrid is always more stable than any canonical structure। full stop के बाद, the difference of energy of most stable canonical structure and resonance hybrid is called as resonance energy or resonance stabilization energy। full stop के बाद, more the resonance energy, more the stability of canonical, more the stability of compound। नई लाइन से लिखेंगे, by following rules stability of canonical structures can be compared। उससे पहले भी आप चाहें तो ये चीज एक नोट कर लेना, जो एनर्जी है और जो स्टेबिलिटी है उसका इनवर्स का रिलेशन होता है। तो आपने लिखा बाय फॉलोइंग रूल्स स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी कंपेयर्ड। बेटा जी इन रूल्स को इसी सीक्वेंस में लगाना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखा रहा हूं। पहला रूल पहले लगाएंगे, उससे काम निकल जाता है तो बात खत्म, नहीं निकलता है तो नेक्स्ट रूल पे जाएंगे, फिर नहीं निकलता है तो नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। लिखिएगा पहला पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। दूसरा, the resonance structure in which octet of all atoms is satisfied is more stable than the canonical structure in which octet is short, मतलब unsatisfied, octet is short। हालांकि पहला और दूसरा रूल साथ साथ ही चलते हैं। तीसरा लिखिएगा, negative charge is more stable on more electronegative atom and positive charge is more stable on less electronegative atom। लास्ट रूल लिखिएगा,
लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, लिखिएगा। सेपरेशन मतलब दूर दूर होना, सेपरेशन ऑफ सिमिलर चार्जेस एंड क्लोजनेस ऑफ डिसिमिलर चार्जेस इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और लास्ट में न्यूट्रल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। एग्जांपल लिया हमने ये कंपाउंड लिया CH2, इस पे पॉजिटिव है OCH3। तो हमने एक आपको टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन बताया था, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। तो इसका जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे यहां रखा जाएगा और यहां पर स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव और ये CH3, इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स बने। इसको फर्स्ट कहा गया, इसको सेकंड कहा गया। अब ध्यान देना, कई लोग क्या करते हैं, देखा, हम जानना चाहते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। कई लोग क्या करते हैं, अरे O पे पॉजिटिव कम स्टेबल होगा और तुरंत ही इसको मोर स्टेबल कहते हैं। भैया वो तो तीसरे नंबर पे है वो रूल। पहले नंबर पे तो ये है कि जहां कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, देखो भाई, हाइड्रोजन वाले तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ये देख लो स्ट्रेट लाइन वाले। तो एक ये है, एक ये है, 2, और यहां कितने हो गए, 1 2 3। तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे हैं, ज्यादा हैं, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये वाला कैसा होगा, ये होगा मोर स्टेबल। ध्यान देना, दूसरा रूल भी यहां पे चल रहा था साथ में ही। यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कैसा है, अनसेटिस्फाइड है, ऑक्टेट शॉर्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यहां कार्बन सबके पूरे हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, उसका भी देख लो। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 3 आप ऐसे देखो, चेक करो, 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4, 2 6 और 2 ये 8। भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 यहां गया और 1 इस बॉन्ड में गया, कितने हो गए, 2। और ये कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना था, 2 वहां चले गए, 4 और 2 ये हैं 6, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये CH2 यहां चार्ज है नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ऐसे, ये फर्स्ट। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C O पे आ गया नेगेटिव CH3। बेटा पहला रूल नहीं लग पा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जितने यहां हैं उतने ही यहां हैं, 1 2 3 4, वहां भी 4। पहला दूसरा नहीं काम कर रहे हैं तो तीसरे पे आएंगे। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान देना, एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर हमने यहां रखा ऐसे करके। तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पे बनेगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, इस पे पॉजिटिव आ गया, 2 लोन पेयर ये हैं। पहला रूल नहीं लग रहा है, 2 और 1 3, यहां भी 1 और 2 3 बॉन्ड है, ऑक्टेट सबका पूरा है, दूसरा रूल नहीं लग पा रहा, तीसरा भी नहीं लग पा रहा। आखिरी रूल देखो, ये न्यूट्रल है और ये कैसा है, ये चार्ज्ड है। तो जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये देख सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल हमने इस तरीके से लिया, ये OH, ये पहला स्ट्रक्चर इसका। दूसरा क्या बनेगा, आप सबको बनाना सिखाया है हमने। यहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा OH, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। दूसरा स्ट्रक्चर OH, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव होगा बेटा। तो ध्यान दें, ये पॉजिटिव। 4 स्ट्रक्चर जो बने, 3 और ये 4, ये न्यूट्रल है। बॉन्ड सब में बराबर हैं, आप चेक कर सकते हो। पहला रूल नहीं लग पा रहा, सब में बॉन्ड्स बराबर हैं। दूसरा रूल कहीं नहीं लग पा रहा, सब में ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, आप चेक कर सकते हो। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अब ये 3 चार्ज्ड हैं, 2 3 4, और ये कैसा है, न्यूट्रल।
तो ये तो पक्का हो गया, जो पहला वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पास पास हैं भाई। डिसिमिलर चार्जेस जितना पास होते हैं उतना ही अच्छा होता है, यहां भी उतना ही पास हैं। तो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला इक्वली स्टेबल होंगे, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, थर्ड वाला। इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। ये सब स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करना ये 12th और 11th के सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप ना पढ़ना चाहें तो 12th और 11th वाले लेक्चर के लास्ट में बताया, आप पढ़ भी चुके होंगे, तो ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन वो प्लस एम माइनस एम और उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये हमने मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो एंजॉय करते रहिए, समझते रहिए। अगर अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी केमिस्ट्री मिलेगी आपको, और शेयर कीजिए प्लीज़ मुझे प्रमोट करने के लिए, और लेक्चर्स को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।